हेलो एवरीवन, वेलकम टू रोबिस्को मेडिकल लाइब्रेरी। आज के लेक्चर में अपन सम इम्पॉर्टेंट टाइप्स ऑफ इडेमा की बात करेंगे। लास्ट लेक्चर में अपन ने देखा था कि इडेमा होता क्या है, इडेमा के टाइप्स क्या होते हैं, इडेमा फ्लूइड्स जो दो टाइप का होता है उनके बीच में अपन ने डिफरेंसेस देखे थे और अपन ने इडेमा के पैथोजेनेसिस की बात करी थी। आज अपन दो इंपॉर्टेंट टाइप पढ़ेंगे इडेमा के। एक तो अपन रीनल इडेमा देखेंगे, एक तो अपन रीनल इडेमा देखेंगे जिसमें नेफ्रोटिक इडेमा और नेफ्राइटिक इडेमा में जो डिफरेंसेस होते हैं वो एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। और इसके अलावा अपन पल्मोनरी इडेमा देखेंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है थ्योरी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी और वाइवा के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें बहुत सी चीज़ें ऐसी आएगी जो आपको प्रैक्टिकल में पूछी जा सकती है। ठीक है, फिर लास्ट में अपन ओवर हाइड्रेशन और डिहाइड्रेशन के बारे में भी आज के लेक्चर में बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए अब एक एक करके स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपन बात कर रहे हैं रीनल इडेमा की। रीनल इडेमा से क्या समझ आ रहा है कि इट इज समवॉट रिलेटेड टू किडनी, और ये अपने को तीन कंडीशन में देखने को मिलता है। एक तो नेफ्रोटिक सिंड्रोम में देखने को मिलता है, नेफ्रोटिक सिंड्रोम में देखने को मिलेगा। एक ही अपने को नेफ्राइटिक सिंड्रोम में देखने को मिलेगा, नेफ्राइटिक सिंड्रोम में देखने को मिलेगा। और एक अगर कोई एक्यूट ट्यूबुलर ट्यूबुलर इंजरी हो जाए और इस एक्यूट ट्यूबुलर इंजरी की वजह से अगर रीनल फेलियर हो जाए तो देखने को मिलेगा। अब देखिए, नेफ्रोटिक सिंड्रोम और नेफ्राइटिक सिंड्रोम इन दोनों में डिफरेंसेस जो है वो एग्जाम में पूछे जाते हैं, और ये सिस्टमिक पैथो के अंदर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जब अपन किडनी वाला चैप्टर देखेंगे तब वहाँ पे अपन समझेंगे। और आज के लेक्चर में अपन नेफ्रोटिक सिंड्रोम से होने वाले इडेमा और नेफ्राइटिक सिंड्रोम से होने वाले इडेमा के बीच में डिफरेंसेस देखेंगे जो एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए, सबसे पहले अपन समझते हैं कि भाई अगर नेफ्रोटिक सिंड्रोम हो रहा है तो उसकी वजह से इडेमा कैसे होगा। तो नेफ्रोटिक सिंड्रोम के अंदर क्या होता है, प्रोटीन यूरिया की कंडीशन देखने को मिलती है। प्रोटीन यूरिया का मतलब क्या है कि प्रोटीन का लॉस होगा यूरिन के अंदर। ठीक है, तो अपने को पता है अपने प्लाज्मा प्रोटीन में एक प्लाज्मा प्रोटीन जो होता है वो एल्बुमिन भी होता है। तो यहाँ पे अगर प्रोटीन का लॉस हो रहा है यूरिन में तो एल्बुमिन का भी लॉस होने लगता है। अब एल्बुमिन अगर कम होता है तो हाइपो एल्बुमिनीमिया की कंडीशन देखने को मिलती है। हाइपो एल्बुमिनीमिया की कंडीशन देखने को मिलती है। और एल्बुमिन जो होता है वो प्लाज्मा के ऑस्मोटिक प्रेशर या ऑन्कोटिक प्रेशर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो एल्बुमिन अगर कम होगा तो प्लाज्मा का ऑन्कोटिक प्रेशर भी कम होगा। प्लाज्मा का ऑन्कोटिक प्रेशर अगर कम होगा तो फ्लूइड का मूवमेंट लो ऑन्कोटिक प्रेशर से हाई ऑन्कोटिक प्रेशर की तरफ होगा, यानी कि प्लाज्मा से इंटरस्टिशियल स्पेस में होगा, जिसकी वजह से अपने को इडेमा देखने को मिलेगा। क्योंकि इंटरस्टिशियल जो स्पेस है उसके अंदर फ्लूइड का मूवमेंट हो रहा है। ठीक है, और ये जो एडेमा होगा वो कैसा होगा, जनरलाइज्ड टाइप का एडेमा होगा, यानी कि पूरे के पूरे सर्कुलेशन को ही अफेक्ट करेगा। चलिए, इसके अलावा अपन ये कह रहे हैं कि ये जो हाइपो एल्बुमिनीमिया की कंडीशन है इसकी वजह से अपन ये कह रहे हैं कि प्लाज्मा वॉल्यूम जो है वो कम हो रहा है, यानी कि बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम कम हो रहा है। और प्लाज्मा वॉल्यूम या बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम जब भी कम होता है तो अपना जो रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म होता है वो एक्टिवेट हो जाएगा। रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म एक्टिवेट हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होता है कि एंजियोटेंसिनोजन से एंजियोटेंसिन 1 बनता है। एंजियोटेंसिन 1 जो होता है वो एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम के प्रेजेंस में एंजियोटेंसिन 2 बनाता है। एंजियोटेंसिन 2 जो होता है वो एड्रिनल कॉर्टेक्स को स्टिमुलेट करता है, एड्रिनल कॉर्टेक्स को स्टिमुलेट करता है ताकि एल्डोस्टेरॉन रिलीज हो। और एल्डोस्टेरॉन क्या करवाता है, सोडियम एंड वाटर का रिटेंशन करवाता है, जिसकी वजह से इडेमा देखने को मिलता है। क्योंकि सोडियम और वाटर के रिटेंशन से इडेमा होता है, ये अपन लास्ट लेक्चर में समझ चुके हैं कैसे होता है, वो अपन समझ चुके। ठीक है, तो इस तरीके से नेफ्रोटिक सिंड्रोम के अंदर इडेमा होगा। ठीक है, और ये जो इडेमा होता है वो जनरली अपने को कहाँ देखने को मिलेगा, इधर देखिए कि ये जो इडेमा होता है वो जनरली अपने को सबक्यूटेनियस टिश्यू के अंदर देखने को मिलेगा या विसरल ऑर्गन्स में देखने को मिलेगा। और नेफ्राइटिक सिंड्रोम के कंपैरिजन में नेफ्रोटिक सिंड्रोम से होने वाला इडेमा ज़्यादा सीवियर होता है और जनरलाइज्ड टाइप का होता है और मार्क्ड होता है। अब इसके अगर अपन पैथोलॉजी की बात करें, पैथोलॉजी अब भी आप याद करो तो भी अच्छी बात है, नहीं करो तो भी अच्छी बात है, क्योंकि जब अपन किडनी का चैप्टर पढ़ेंगे वहाँ पे नेफ्रोटिक सिंड्रोम पढ़ेंगे, वहाँ पे पैथोलॉजी फिर आएगी, तो आप वहाँ याद कर लेना। अब भी सिर्फ एक आइडिया ले लो कि जो अफेक्टेड ऑर्गन होगा, क्रॉस फीचर्स की बात करें, अफेक्टेड ऑर्गन मतलब जो किडनी होगी वो नेफ्रोटिक सिंड्रोम के अंदर एनलार्ज्ड हो जाएगी और एक अपन कहेंगे टेंस कैप्सूल इसके अंदर देखने को मिलेगी। और जो इडेमा फ्लूइड होगा, इडेमा फ्लूइड प्रोटीन कंटेंट के बिहाफ पे दो तरीके का अपीयरेंस हो सकता है। या तो अपन देखें कि वो दिखेगा होमोजीनस पेल एंड इयोसिनोफिलिक, या फिर उसका अपीयरेंस होगा डीपली इयोसिनोफिलिक एंड ग्रैन्युलर। दो में से एक अपीयरेंस होगा, दोनों नहीं होंगे। प्रोटीन कंटेंट के बिहाफ पे या तो होमोजीनस पेल एंड इयोसिनोफिलिक दिखेगा या फिर डीपली इयोसिनोफिलिक एंड ग्रैन्युलर दिखेगा। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट अपन अब बात कर रहे हैं इडेमा इडेमा इन नेफ्राइटिक सिंड्रोम।
अपन ने नेफ्रोटिक सिंड्रोम की बात कर ली, अब अपन बात कर रहे हैं इडेमा इन नेफ्राइटिक सिंड्रोम। देखिए, नेफ्राइटिक सिंड्रोम में जो इडेमा हो रहा है ना, वो मेनली सोडियम एंड वाटर के रिटेंशन की वजह से हो रहा है। नेफ्रोटिक सिंड्रोम में जो मेनली एडेमा हो रहा है वो क्यों हो रहा है, क्योंकि अपन कह सकते हैं हाइपोएल्बुमिनीमिया की कंडीशन आ रही है, ऑस्मोटिक प्रेशर कम हो रहा है, लेकिन यहाँ पे सोडियम एंड वाटर रिटेंशन हो रहा है, इसकी वजह से मेनली एडेमा देखने को मिल रहा है। ठीक है, और ये जनरली माइल्ड होता है। नेफ्रोटिक एडेमा सीवियर कंडीशन है, ये एक माइल्ड कंडीशन है। चलिए अब अपन डिफरेंसेस देख लेते हैं नेफ्रोटिक और नेफ्राइटिक एडेमा के बीच में। यहाँ देखिएगा आप, ये देखिए, यहाँ पे अपन बात कर रहे हैं नेफ्रोटिक एडेमा की, यहाँ अपन बात कर रहे हैं नेफ्राइटिक एडेमा की। अब देखिए, नेफ्रोटिक एडेमा नेफ्रोटिक सिंड्रोम की वजह से होगा, तो नेफ्राइटिक एडेमा ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस जैसी कंडीशन की वजह से होगा। प्रोटीन यूरिया यानी कि जो प्रोटीन का लॉस होगा यूरिन के अंदर, नेफ्रोटिक एडेमा में ज़्यादा होगा, नेफ्राइटिक एडेमा में कम होगा। प्रोटीन कंटेंट नेफ्रोटिक एडेमा में ज़्यादा होगा, नेफ्राइटिक एडेमा में कम होगा। मेन मैकेनिज्म क्या है, अभी अपन ने बोला कि नेफ्रोटिक एडेमा क्यों हो रहा है, क्योंकि हाइपोएल्बुमिनीमिया देखने को मिल रहा है, यानी कि एल्बुमिन कम होगा, जिसकी वजह से प्लाज्मा का ऑन्कोटिक प्रेशर कम हो जाएगा। तो नेफ्राइटिक एडेमा मेनली देखने को मिलेगा क्योंकि सोडियम एंड वाटर रिटेंशन हो रहा है, इस वजह से। डिग्री ऑफ एडेमा की बात करें, नेफ्रोटिक एडेमा सीवियर होता है और जनरलाइज्ड टाइप का होता है, यानी कि पूरे के पूरे सर्कुलेशन को अफेक्ट करता है। और वहीं जो नेफ्राइटिक एडेमा होता है वो माइल्ड होता है। इसके अलावा जो नेफ्रोटिक एडेमा होता है वो कहाँ देखने को मिलेगा, सबक्यूटेनियस टिश्यू और विसरल ऑर्गन्स में देखने को मिलेगा। तो नेफ्राइटिक एडेमा अपने को लूज टिश्यू में देखने को मिलता है, मेनली अपन कहेंगे फेस, आईज, एंकल्स और जेनाइटल्स में। ये कुछ बेसिक डिफरेंसेस हैं नेफ्रोटिक और नेफ्राइटिक एडेमा के बीच में, जो आपको पता होने चाहिए। ठीक है, चलिए अब अपन तीसरा रीजन कह रहे हैं कि भाई आपको रीनल एडेमा देखने को मिल सकता है एक्यूट ट्यूबुलर ट्यूबुलर इंजरी की वजह से भी। अब देखो, अगर एक्यूट ट्यूबुलर इंजरी होगी तो उस केस में क्या होगा, तो सवाल उठता है कि भाई इंजरी हो किस वजह से सकती है। अगर शॉक हो जाए तो इंजरी हो सकती है, कोई केमिकल्स की वजह से इंजरी हो सकती है, टॉक्सिन्स की वजह से इंजरी हो सकती है। और इंजरी हो किसको रही है, रीनल ट्यूब्यूल्स को इंजरी हो रही है। और अगर रीनल ट्यूब्यूल्स को इंजरी होगी तो रीनल ट्यूब्यूल्स की जो एबिलिटी होती है सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन की, सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन की, वो एबिलिटी जो है यहाँ पे ख़त्म हो जाएगी। और सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन होता किसका है, सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन होता है वाटर का और इलेक्ट्रोलाइट्स का, और उसमें भी मेनली अपन देखें तो सोडियम का। सोडियम और वाटर का सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन होता है। और अगर ये वाली एबिलिटी लूज हो गई तो फिर अपन कहेंगे कि जो सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन था वाटर और इलेक्ट्रोलाइट का, वो नहीं हो पाएगा ट्यूब्यूल्स के अंदर, जिसकी वजह से वाटर और सोडियम जो है उसका रिटेंशन होगा और अल्टीमेटली अपन देखेंगे इडेमा देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा, इडेमा देखने को मिलेगा। एक्सेसिव वाटर और सोडियम का रिटेंशन होगा क्योंकि ट्यूब्यूल्स के अंदर इनका रीअब्जॉर्प्शन नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से इडेमा देखने को मिल रहा है। ठीक है, ओके गाइस, इस लेक्चर को अपन इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर अपन एक्यूट पल्मोनरी इडेमा कवर कर लेंगे, ताकि लेक्चर बहुत ज़्यादा लेंदी नहीं हो और आपको दोनों चीज़ें बड़े आराम से समझ आ जाए। सो इफ़ यू फाउंड दिस लेक्चर यूजफुल एंड हेल्पफुल, देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।